बहुत अफसोस है कि इस देश में होली, दिवाली, ईद, बकरीद, कोई भी त्योहार, अब इसको त्योहार हमने नहीं रहने दिया। आशंकाओं से भरा दिन हो जाता है। क्या कर दिया अपने देश को हमने? क्या होली पहले नहीं होती थी? या पहले होली फ्राइडे को नहीं पड़ी है? ये बयानबाजी, ये एक दूसरे को देख लेने की ये चीजें, प्रशासन का भी एक चोला ओढ़ लेना, ये अपना देश तो कतई नहीं लगता है ना। कुछ तो एक इसके रसायन में, इसके मनोविज्ञान में ऐसे देश ये नहीं चलेगा। इस देश को खुल के सांस लेने की आदत है, मेल जोल की आदत है, झगड़े भी होते थे, सुलह की आदत है। मैं समझता हूं वही देश और वही परंपराएं चलती रहें। होली भी हो, नमाज भी हो, कहीं कोई विरोध नहीं, वैमनस्यता नहीं। सर, जो आप बात कर रहे हैं 5000 साल पहले से जिक्र है संभल का। उस समय में इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, और जो पुराने जो पांडुलिपियां हैं उसमें संभल का जिक्र है, जहां पर कि विष्णु के दशावतार का जिक्र है उसमें। ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं, फिर ऐसी चीजें क्यों हो पाओ? नहीं, मेरा सीधे तौर पे मानना है, एएसआई के हिस्टोरियन तो है नहीं योगी जी। एविडेंस की उनको कितनी जानकारी है इसकी मुझको जानकारी है। जो भी हो, मैंने सदन के अंदर कहा, इतिहास के बासी पन्नों में जाएंगे तो अंत नहीं है, अंत नहीं है। कोई साकेत नाम की जगह हुआ करती थी पहले, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स थे। देखिए, मध्ययुगीन जो बर्बरताएं उस पूरी दुनिया में रही। राजा महाराजा कोई संसद से चुन के मतलब वोटिंग से आते थे। हर राजा के गंदक पहलू भी थे, कुछ अच्छे पहलू भी थे। हर राजा, हर बादशाह, हर सुल्तान के। क्या करोगे? आज योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष यूपी की बेरोजगारी चुनौती होनी चाहिए, अस्पतालों की बदहाली चुनौती होनी चाहिए। कहां तक उल्टे पांव की यात्रा करिएगा? दिक्कत होगी। सर, एक और लिया गया है ना, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया कि रिलीजियस प्लेस पर अगर हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजाया जाएगा तो परमानेंट एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने उसमें जो स्टेटमेंट आया उसमें यह भी कहा गया है, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि होली के दौरान अगर कोई डीजे भी हाई वॉल्यूम में बजाता है उस पर भी खास तौर से। देखिए, मैं सीधे कहूंगा कि शांति और सौहार्द के लिए जो भी आवश्यक कदम हो वो उठाए जाए, हर स्तर पर उठाए जाए। प्रशासन की कोई जाति और धर्म नहीं हुआ करता है, उसी दृष्टिकोण से काम को अंजाम दिया जाए। सर, नेशनल एजुकेशन हर रोज दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। तमिलनाडु के जितने भी लीडर हैं डीएमके के, और वो एक सुर में कह रहे हैं, एमके स्टालिन साहब कह रहे हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये सेफ्रॉन पॉलिसी है जो कि बीजेपी जबरदस्ती इम्पोज कर। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत, और ये मैंने सदन के अंदर भी कहा, कि ये दस्तावेज बृहद चर्चा के लिए कभी सदन के अंदर भी नहीं आया। देखिए, इस सरकार की कार्यशैली की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, ये समझते हैं कि विजडम का सारा भंडार इन्हीं के पास है। कभी आप अगर किसी दस्तावेज पे बहस करिएगा तो आपको कई सुझाव विपक्ष की ओर से, सिविल सोसाइटी की ओर से मिलेंगे, जिससे आपका दस्तावेज और दुरुस्त होगा, उसकी विसंगतियां कम होंगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, भाषा के सवाल पे 60 में हमने बहुत खोया है। भाषाओं के बीच में सहोदरा का संबंध होता है। माईवे और हाईवे वाले अप्रोच से किसी भाषा का भला नहीं होगा, और भाषाएं आपस में नहीं झगड़ती हैं। उन भाषाओं को बोलने वाले आपस में झगड़ते हैं, संकीर्ण दायरों में सोच करके। सर, सिर्फ राज्यों में आक्रोश है। निशिकांत दुबे ने कल एक मुद्दा उठाया था लोकसभा में, जिसमें उन्होंने कहा कि 1973 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो कांग्रेस रूलिंग जो स्टेट्स थे उनको ज्यादा सीट दी गई, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मान्यता दी गई, जिससे कि उनका वोट बैंक बढ़। नहीं, 73 वाले डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के इस बयान के पक्ष में क्या बीजेपी है? मैं उनसे बीजेपी से पूछना चाहता हूं, उठ के कुछ भी बोल दीजिए, वो वैसे भी गाइडेड मिसाइल कहूं या अनगाइडेड मिसाइल है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज के दिन जब डिलिमिटेशन की चर्चा होती है
तो आपको एक बास्केट ऑफ पैरामीटर्स पे सोचना होगा, आबादी से विलग जाकर के भी, क्योंकि आर्टिकल जो हमारे संविधान की मूल धारा है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसको, उस संरचना को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके आधार पर, और मैंने सदन में कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, बराबर की साइज की ईंटों से ये देश बना है। किसी एक ईंट की साइज को बढ़ा चढ़ा करके आप दिखाएंगे तो वो इमारत कमजोर हो जाएगी। सर, एक शिंदे गुट की तरफ से, और जिसमें कि उनके सांसद नरेश मस्के ने मांग की कि औरंगजेब की कब्र को डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए। उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 3691 मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें से 25% मॉन्यूमेंट्स सिर्फ मुगल और ब्रिटिश ट्रेडिशन वाले हैं। ये प्रधानमंत्री जी से टिप्पणी लीजिएगा। बाहर जाकर के कहते हैं ना, मैं बुद्ध के, गांधी के देश से आया हूं। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं इस तरह के बयान पे? और मैं दोहरा रहा हूं, इतिहास में जिन जिन देशों ने उल्टे पांव की यात्रा की है वो अंधे कुएं में चले गए। ऐसे लोग देश का भला नहीं चाहते हैं, यकीन मानिए। सर, दो मुद्दे पे राबड़ी जी ने पहले अपना विरोध दर्ज कराया, फिर बाहर आकर के उन्होंने जब बात की पत्रकारों से तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं का क्या सम्मान करते हैं ये सब जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो भांग खा करके आते हैं और कुछ भी बोल करके चले। देखिए, आप क्योंकि राबड़ी जी ने ये कहा है तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि उससे पहले सदन में क्या हुआ था, नीतीश जी ने क्या इशारा किया था। मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता, ये मेरी समझिए सीमितता है, क्योंकि आजकल इन दिनों वो जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, हम उनके लिए अब उनसे शिकायत नहीं, चिंता होती है। और भांग तो प्रतीक के रूप में ये था ना, जब हम कहते हैं कि कुएं में भांग पड़ी हुई है, हर कुएं में भांग पड़ी हुई है, तो क्या आशा है कि आपका वैचारिक संतुलन, जो कि बेहद आवश्यक है सदन की गरिमा के लिए, बिहार की गरिमा के लिए, वो गरिमा तार तार तो हुई है। क्या इससे इनकार करेंगे? मतलब नीतीश जी का समर्थक समूह भी बहुत आहत है इस तरह के व्यवहार से। तू तड़ाक, हम बिहार में लड़ते भी हैं ना आपस में, तो आप कह करके लड़ते हैं। तू तड़ाक हमारी जुबान नहीं रही है, हमारे व्याकरण में ही नहीं। सर, एक और घटना जो कि अररिया की एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला है। डीएसपी का कहना, फॉर्निसगंज डीएसपी का कहना है कि जो एक अनमोल यादव करके एक अपराधी को पुलिस पकड़ने गई थी, वहां पर कुछ बातें हुई जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है, जो एएसआई है। नहीं, देखिए, एक तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, लेकिन ये चिंता का विषय है। अररिया, परसों हारा, तनिष्क शोरूम, मुझे आप लोगों से भी एक आग्रह करना है कि जंगल राज कहने के लिए मीडिया को और कितनी घटना, दुर्घटना, रेप, मॉलेस्टेशन, लूट, डकैती चाहिए, और कितनी चाहिए? या ये शब्द सिर्फ एक कालखंड के लिए उपलब्ध है? ये मेरा सवाल है। आए दिन बिहार में कुछ ना कुछ हो रहा है। हम बार बार कह रहा हूं, बिहार गवर्नेंस के मामले में पैरालाइज्ड है। कौन चला रहा है किसी को नहीं पता।